Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry. Today we are going to study the concept of cell from unit number 2 Electrochemistry and Corrosion. Course outcome. ये जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन, ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है. नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you can use the corrosion preventive measures in industries. Then learning outcome. आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग सेल के कंसेप्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके बाद आप टाइप्स ऑफ सेल और उसके एग्जाम्पल्स भी बता पाएंगे. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके आधार पे हमें एक फॉर्मूला भी मिला था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, और उसके आधार पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे. तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं सेल का. तो सेल मतलब क्या. तो जब भी हम सेल बोलते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी हम हमारे मोबाइल को भी सेल बोलते हैं. तो एग्जैक्टली सेल मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन जो है वो केमिकल एनर्जी में हो सकता है, या फिर केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल में हो सकता है. ऐसे डिवाइस को, ऐसे मशीन को हम कहते हैं सेल. तो उसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन हो जाएगा द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल. सिंपली मैं आपको एग्जांपल देते हुए बता सकती हूँ कि जैसे जब हम हमारा मोबाइल ऑपरेट करते हैं, जब हमारा मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता. फिर भी जब हम उसमें बटन दबाते हैं तो उसमें टॉर्च लगता है, मतलब लाइट जलती है. किसी का फ़ोन जब हमको आता है तो रिंग बजती है, हमारा आवाज़ उनको सुनाई देता है, हम उसमें म्यूज़िक सुनते हैं, हम उसमें वीडियोज़ देखते हैं, किसी को के साथ चैट करते हैं. तो हमने तो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ हमारे मोबाइल को जोड़ के नहीं रखा था. फिर भी ये सब कैसे हो रहा है. तो जब हम हमारे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं तो उस टाइम पे उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और जब हम उस मोबाइल को यूज़ करते हैं तो वही केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है. समझ में आया आपको. तो ऐसा डिवाइस जिसमें ये कन्वर्शन पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे डिवाइस को कहा जाता है सेल. ये जो सेल है इसके ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाम आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो हम दोनों के बीच का अंतर भी समझ लेते हैं और साथ साथ में हम उसका डेफिनेशन भी समझेंगे. इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब क्या. तो उसका डेफिनेशन है द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करते हैं, ऐसे सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब यहाँ पे हमको पहले इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसका कन्वर्शन जो है वो केमिकल एनर्जी में होगा. देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन क्या है. तो उसका बिल्कुल उल्टा डेफिनेशन रहेगा द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसा डिवाइस जिसमें उसमें स्टोर वाली केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. थोड़ा सा अपने ब्रेन पे आपको जोर डालना है. इसके पहले वाले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ा था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दोनों एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं. तो दोनों इसमें हमने बैटरी जोड़ी है, मतलब पहले हमको उसमें क्या पास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से कटायन जो है वो एनोड से रिलीज़ होते हैं और कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए उस सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन के
लिए एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी किसी डायग्राम में आपको बैटरी दिखेगी, बैटरी अटैच हुई दिखेगी, तो तुरंत समझ जाना कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। लेकिन अगर किसी बैटरी में आपको अगर किसी सेल के डायग्राम में आपको बैटरी नहीं दिख रही है, तो आपको समझना है कि वो कौन सी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल एंड डैनियल सेल। तो अब हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें हमेशा क्या अटैच रहेगी, बैटरी अटैच रहेगी। जब हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये पहचान है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, इसके दो टाइप होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी सेल और एक को कहते हैं सेकेंडरी सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कोई भी टाइप नहीं होते। टाइप्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। एक को कहा जाता है प्राइमरी सेल, एक को कहा जाता है सेकेंडरी सेल। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्यों एक को प्राइमरी कहा गया और क्यों एक को सेकेंडरी कहा गया। इनका हम डिफ्रेंसिएशन भी इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो प्राइमरी सेल जो होती है, इट इज़ नॉन रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल जो होता है इट इज़ नॉन रिचार्जेबल, वो उसको हम वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, उसको बार बार हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आसान रहेगा। जैसे हमारे घर में खिलौने रहते हैं, घड़ी रहती है, उसमें जो सेल होता है उसको हम वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल को कहा जाता है प्राइमरी सेल, जिसमें सिर्फ केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में फिर से नहीं हो सकता, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी सेल। तो फिर सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेल इज़ रिचार्जेबल, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्जेबल। तो अब बताओ मुझे, हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो प्राइमरी सेल में आएगा कि सेकेंडरी सेल में आएगा? हाँ बिल्कुल, वो सेकेंडरी सेल में आएगा, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाता है, हम उसको चार्जिंग करते हैं, फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ सेकेंडरी सेल। देन प्राइमरी सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में नहीं हो सकता। लेकिन सेकेंडरी सेल में रिएक्शंस जो होते हैं दोज आर रिवर्सिबल। रिएक्शंस जो है वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है जब हम उसको यूज़ करते हैं, और फिर जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं, तो उस समय पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। तो जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। देन प्राइमरी सेल की जो लाइफ होती है, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो उसको हम ज़्यादा समय यूज़ कर सकते हैं, इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है ना। जैसे हमारे घर में जो घड़ी में वगैरह सेल डालते हैं 3-4 महीने के बाद उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि उसकी लाइफ शॉर्ट है। लेकिन मोबाइल की बैटरी हम बार बार नहीं बदलते, है ना, क्योंकि उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। देन प्राइमरी सेल इज़ लाइट वेट, वज़न में वो बहुत हल्का होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल की जब हम बात करते हैं तो वो वज़न में भारी भरकम होता है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि गाड़ियों में भी बैटरी होती है, गाड़ियों में जो दिया जलता है, हॉर्न बजता है, कैसे बजता है वो, तो उसमें भी बैटरी होती है। आपने कभी वो बैटरी हाथ में उठा के देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि वो बैटरी बहुत ज़्यादा भारी भरकम होती है, हैवी वेट होती है। देन प्राइमरी सेल में और एक पॉइंट है कि इट कैनॉट बी रीयूज, उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि घड़ी का सेल ख़त्म हो गया तो उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमको फेंकना पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होती है उसको चार्जिंग करने के बाद हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। देन प्राइमरी सेल की जो कॉस्ट होती है इट इज़ लो,
वो जो सेल है वो 12-13 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है, हमारे गाड़ी की बैटरी अगर हमको बदलनी है तो उसकी कॉस्ट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 2000 वगैरह रुपये उसकी कॉस्ट होती है। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें एग्जाम्पल देखना है, तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल हमारे पास है डैनियल सेल। इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल भी पढ़ने वाले हैं, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और सेकेंडरी सेल में हमने एग्जाम्पल देखना है निकल कैडमियम सेल। तो ये हो गया है डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो अभी फर्स्ट सेमिस्टर में आपको सिर्फ प्राइमरी सेल में एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ डैनियल सेल। तो जब आप डैनियल सेल का हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, तो जो डैनियल सेल आपको दिखेगी एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से दिखेगी। एक कॉपर का पॉट है, ये कॉपर मेटल का, और उसके अंदर ये पोरस पॉट होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ ये पॉट होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इसीलिए उसको पोरस पॉट कहा जाता है। ये जो हाँ कॉपर का मटेरियल है ना, यही एक इलेक्ट्रोड करके काम करता है, कैथोड करके। और ये जो अंदर में हमने पोरस पॉट रखा है उसके अंदर ये जिंक का रॉड होता है। तो एक्चुअली में ये दिखने में ऐसा होता है, लेकिन जब हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। यहाँ पे 2 कंटेनर हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और एक कंटेनर में हमने लिया है CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है। ये जो CuSO4 बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे। ये CuSO4 सोल्यूशन में हमने एक रॉड डीप करके रखी है। ये रॉड बनी हुई है Cu से, Cu मतलब कॉपर। तो समझने के लिए बहुत आसान है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमें कॉपर की रॉड डीप करके रखनी है, ठीक है। और ये जो है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में भी हमने एक रॉड डाली हुई है। ये रॉड किसकी है, जिंक की। तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर की रॉड। इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ा नहीं है, इसको हमने जोड़ा है वोल्ट मीटर के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती तो बैटरी लगानी पड़ती थी, मैंने जब भी आपको बताया इसके पहले। तो ये इसमें बैटरी नहीं है, इसमें हमने लगाया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि कितना करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देन अब ये 2 सॉल्यूशन भी एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, जिसे क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसमें भरा हुआ होता है KCl नाम का सॉल्यूशन, KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाता है, और अब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिंक जो है वो है एनोड और कॉपर जो है वो है कैथोड, ठीक है। तो ये जो जिंक का रॉड है ना, ये इसमें ये जिंक का रॉड, इसको हम जो है वोल्ट मीटर के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एनोड, और ये कॉपर पॉट जो है वो कॉपर पॉट को हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के साथ, तो ये बन जाएगा कैथोड, ठीक है। तो ये हो गया है डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, जो समझने में बहुत ही आसान है। क्या है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर का रॉड, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक का रॉड, जिंक का रॉड बन जाता है एनोड और उसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कॉपर का रॉड बन जाता है कैथोड और उसके ऊपर होती है रिडक्शन रिएक्शन। देखो आपके दिमाग में अभी एक सवाल, कोई जो साइंटिस्ट माइंड के लोग हैं ना, उनके दिमाग में एक सवाल आ सकता होगा। इसके पहले जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड होता है, कैथोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, जिसको हम बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, निगेटिव टर्मिनल। कौन से टर्मिनल के साथ, निगेटिव टर्मिनल, उसे कहा जाता है कैथोड। और जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसे कहा जाता है एनोड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, जब आप ये डायग्राम देख रहे हो तो ये डायग्राम में एनोड के ऊपर लिखा हुआ है निगेटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, है ना, दिख रहा है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है, निगेटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव। तो ऐसा कैसे हो गया, मैडम ने हमको गलत बताया क्या, ऐसा सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में हमने बैटरी जोड़ी ही नहीं है। वो वाला जो कंसेप्ट है वो कौन से सेल के लिए लागू पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पे हम बैटरी जोड़ते हैं और बैटरी के पॉजिटिव से जिसे जोड़ेंगे वो एनोड रहेगा और बैटरी के निगेटिव से जिसे जोड़ेंगे वो कैथोड रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम बैटरी जोड़ ही नहीं रहे, यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, वोल्ट मीटर।
और जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सारे फंडे उल्टे हो जाते हैं, सारे फंडे क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। यहाँ पे एनोड हो जाता है निगेटिव और कैथोड हो जाता है पॉजिटिव। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, देन हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिंक जो है वो एनोड है, एनोड के ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और वो बन गया 2++। देन जो कैथोड है उसके ऊपर हमेशा होता है रिडक्शन, वहाँ पे CuSO4 सोल्यूशन में कौन से आयन बनते हैं, Cu++ आयन। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक में से बाहर निकलते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ये Cu++ गेन करता है और ये बन जाता है Cu। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से लिखते हैं कि जिंक प्लस Cu++ एक्वियस विल गिव जिंक 2++ एक्वियस प्लस Cu, क्योंकि यहाँ पे एरो के इधर साइड के ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एरो के इधर साइड के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कैंसिल, है ना। ये एक कंसेप्ट है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि नेट रिएक्शन लिखते समय एरो के इधर साइड के और एरो के इधर साइड के जो कॉमन चीज़ें होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे एरो के इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एरो के इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फिर नेट रिएक्शन लिखते समय जिंक प्लस Cu++ विल गिव जिंक प्लस 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 Cu, जिंक प्लस 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 Cu, ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा है डैनियल सेल का। तो स्टूडेंट अब हम समरी देख लेते हैं कि अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सेल का डेफिनेशन बता सकते हैं और उसके टाइप्स बता सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बीच का डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का हमने 7-8 पॉइंट देखे हैं डिफ्रेंसिएशन के, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डैनियल सेल भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, साथ में ही डैनियल सेल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हम परफॉर्म करने वाले हैं और आपको इससे रिलेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी यहाँ पे मिला हुआ है। अब बारी आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको सेल की डेफिनेशन उसके टाइप्स के साथ लिखना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस लिखना है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का डिफरेंस लिखना है और साथ में ही आपको डैनियल सेल जो है उसको डिस्क्राइब करना है। हमारा आगे आने वाला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा ऑन द टॉपिक करोजन एंड इट्स टाइप। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।